तो कैसे हैं आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा। और आप जानते हैं मैंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल सेटअप किया है मैथ्स इन डीप के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अब मैं नहीं बोलूँगा कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। भाई अगर आपके फ़ायदे की बात होगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। भाई सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ जाने वाला नहीं है। हाँ, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, मैं लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एसएससी हो, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपसे कहेगा, एक डिटर्मिनेंट दे देगा और आपसे कहेगा कि आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि कैसे 2x2 या 3x3 के डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करते हैं, फिर वहां से हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या अगर हमें प्रॉपर्टीज मालूम है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में ये स्पेशल चीज है या ये स्पेशल बात है तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो फिर वहां से हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता सकेंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। और इसमें टोटल 6 प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी गई हैं, तो हम 6 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम केवल प्रॉपर्टीज पे ही फोकस करेंगे। इससे जो नेक्स्ट का लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी 1 है। प्रॉपर्टी 1 में क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी 1 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब क्या है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया गया है और उसके हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने मैट्रिक्स, अब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो हमने वहां पर ट्रांसपोज की बात की थी। ट्रांसपोज में क्या करते थे, रो को कॉलम बना देते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, रो को क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। तो इसने कहा कि आप पहले कोई मैट्रिक्स दी है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और फिर उसका ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। वही चीज ये कह रहा है। अब चलो हम इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा क्या है, हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है इस तरीके से a1 b1 c1। ठीक है, a2 b2 c2। बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। a3 b3 और c3। ठीक है, अभी हमारे पास डेल्टा हो गया। तो अगर हम इस डेल्टा की वैल्यू को निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कैसे एक्सपेंड करते हैं। a1 भाई क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, यहाँ पे प्लस लिखते हैं और फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम जनरली एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो की एंट्रीज यहाँ पे लिखेंगे तो a1 लिख लिया। अब a1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम छोड़ देते हैं। तो a1 इस कॉलम में है तो इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो में है तो बाकी हमारे पास इतना तो बचेगा, इसका हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, c2, ये क्या हो जाएगा, b3 और ये क्या हो जाएगा, c3, इसका डिटर्मिनेंट। ये प्लस साइन था तो अब a1 के पहले प्लस लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, फिर माइनस है तो माइनस साइन लगाते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, b1, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, b1 लिख देते हैं। अब b1 इस कॉलम में है और इस रो में है तो इसको छोड़ देंगे तो बाकी क्या बचेगा, एक तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a2 a3 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा c2 और c3। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, c1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए c1 इस कॉलम में है तो इसको छोड़ देंगे, इस रो में है तो इसको छोड़ देंगे, तो बाकी ये बचेगा हमारे पास। तो क्या बचेगा, यहाँ पर a2 बचेगा, यहाँ पर a3 बचेगा, फिर क्या बचेगा, b2 b3। तो यहाँ पर b2 बच जाएगा और यहाँ पर b3 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा a1 b2 c3 माइनस b3 c2। ठीक है, माइनस b1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 c3, ये हो जाएगा a2 c3 माइनस c2 a3। ठीक है, प्लस c1, ये क्या हो जाएगा, a2 b3, ये हमारे पास हो जाएगा a2 b3 माइनस ये हो जाएगा a3 b2 के। ये क्या हो गया, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे,
कि इसमें क्या करेंगे, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे और फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, तो देखेंगे कि क्या ये वैल्यू और वो वैल्यू सेम आती है। अगर सेम आती है तो ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो मतलब ट्रांसपोज लेने, देखिए डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज की बात नहीं, हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करते हैं। तो जस्ट लाइक उसी तरीके से क्या करेंगे, रोज और कॉलम को क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो उसको हम कुछ नया डिटर्मिनेंट नाम दे देते हैं डेल्टा 1। ठीक है, अब डेल्टा 1 क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम बना रहे हैं या कॉलम को रो। तो या जैसे ये रो है तो अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसको कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब ये फर्स्ट रो उठाएंगे A1 B1 C1, तो इसको बनाएंगे कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा A1, यहाँ पर आ जाएगा B1, यहाँ पे आ जाएगा C1। फिर सेकेंड रो को कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A2, यहाँ पे आ जाएगा B2, यहाँ पे C2। और फिर थर्ड रो को बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A3, यहाँ पे आ जाएगा B3, यहाँ पे आ जाएगा C3। ठीक है, अब देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो अब मैं इसका एक्सपेंड डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे कैसे एक्सपेंड करते हैं भाई, प्लस माइनस प्लस। अब A1 लिख लिए, अब A1 में इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, तो बाकी इसका डिटरमिनेंट ही तो हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, B2 C3। तो ये क्या हो जाएगा, B2 C3, फिर माइनस लगाएंगे C2 B3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 B3 आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग ऐसे करके फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा A2, तो इसको छोड़ेंगे और इसको, तो क्या हो जाएगा B1 का इस C3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा B1 C3, माइनस लगाएंगे, ये C1 B3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, C1 B3 हो गया। फिर प्लस A3 है तो प्लस A3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब देखिए A3 है तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास इतना पार्ट बचेगा, यानी कि B1 का C2 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1 C2 आ जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे इस B2 का C1 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B2 C1 आ जाएगा। अब देखिए क्या ये और ये इक्वल हैं, तो अब देखिए इक्वल है कि नहीं है, ये हमें देखना है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर एक्सपेंड कर देंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, A1 B2 C3 माइनस A1 C2 B3। ठीक है, इसको फिर इसको करेंगे तो माइनस A2 B1 C3, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा B3। इसके बाद यहाँ पर प्लस A3। ठीक है, तो A3 B1 C2, फिर लगाएंगे माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3 B2 और C1। अब देखिए इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, तभी हम मैच कर पाएंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, A1 फिर B2 C3 आएगा। ठीक है, A1 B2 C3, फिर माइनस A1 B3 C2, तो माइनस A1 B3 और क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं तो माइनस B1, एक्चुअली मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस B1 फिर क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, फिर C3 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर B1 आ जाएगा, यहाँ पर C2 आ जाएगा और यहाँ पर A3 आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, C1 आएगा, यहाँ पर A2 आएगा, यहाँ पर B3 आएगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, C1 आएगा, A3 आएगा, B2 आएगा। अब मैच करते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए A1 B2 C3 यहाँ पर है, A1 B2 C3 यहाँ पर है, माइनस A1 B3 C2, तो माइनस A1 और B3 C2 वही चीज लिखी हुई है, बस थोड़ा टर्म्स का इधर उधर है। माइनस B1 A2 C3, तो माइनस B1 A2 C3, देखिए वही टर्म्स मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस B1 A2 C3, फिर ये वाला टर्म प्लस B1 C2 A3 प्लस B1 C2 A3, तो देखिए ये टर्म्स यहाँ पर है, प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, तो प्लस C1 A2 B3, ये टर्म्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब लास्ट टर्म बचता है तो C1 A3 B2, तो C1 A3 B2, देखिए दोनों के वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया डेल्टा जो था वो डेल्टा 1 के इक्वल हो गया। यानी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आती है, सेम आती है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ठीक है, वह क्या होगा, वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये यहां से कॉन्सेप्ट निकल रहा है।
ठीक है, मतलब चाहे आप उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालें चाहे इसका ट्रांसपोज ले फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाले, दोनों की जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, सेम आनी है। तो ये मोटिव था इस प्रॉपर्टी का कि इस प्रॉपर्टी से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या निकल के आती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो डिटर्मिनेंट का साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब क्या है, जैसे हमने क्या किया कि कोई डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू हमारे पास +5 पहले आ रही थी। अब हमने क्या किया कि फर्स्ट और सेकंड रो को किन्हीं भी दो रो को आप इंटरचेंज करिए, फर्स्ट और सेकंड रो को हमने इंटरचेंज कर दिया, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड की पोजीशन पे ला दिया, सेकंड रो को फर्स्ट की पोजीशन पे। तब जो इंटरचेंज करने के बाद जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो अगर हमारा पहले +5 आ रहा था तो दूसरी बार क्या आएगा, -5 आएगा। या हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे थर्ड कॉलम ले आए और थर्ड कॉलम की पोजीशन पे फर्स्ट कॉलम ले आए, तो जो डिटरमिनेंट आएगा अगर हमारा पहले +5 या +8 या कुछ भी आ रहा था तो अगर पहले प्लस में आ रहा था तो अब क्या आएगा, वही माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो देखिए जैसा कि हमने पहले एक डिटरमिनेंट ले लिया था A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। अब आप किसी भी दो रो को इंटरचेंज करके देखिएगा या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करके देखिएगा कि वहां पर साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या किया है कि फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया है। मतलब ये जो सेकंड रो थी ये कहां पर चली गई, फर्स्ट की पोजीशन पे चली गई, और ये जो फर्स्ट रो थी ये कहां पे चली गई, सेकंड की पोजीशन पे चली गई। ठीक है, तो A2 B2 C2 ऊपर, A1 B1 C1 नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब इसके निगेटिव के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने का तरीका वही होगा A2। ठीक है, अब ये छोड़ दिए, अब आप साइन के लिए प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख के याद रख सकते हैं। ठीक है, तो A2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक है, अब आप लोग आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि सीख गए होंगे। माइनस क्या आएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर B2, इसके बाद इसको छोड़ेंगे इसको तो A1 का C3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा A1 C3, फिर लगाएंगे माइनस A3 C1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 C1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्लस C2, तो प्लस C2 लिख लिए। अब इसको छोड़ो तो A1 का B3 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस A3 B1। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो A2 यहाँ पे B1 यहाँ पे C3 माइनस यहाँ पे A2 यहाँ पे B3 यहाँ पे C1 फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो B2 A1 C3 माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा B2 A3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा C2 A1 B3 माइनस यहाँ पे क्या होगा C2 A3 और यहाँ पे हो जाएगा B1। अब देखिए A1 हमें कॉमन लेना है, यानी कि जहां जहां A1 है उसको हम क्या करते हैं एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो A1 देखिए कहां पर है, A1 एक तो A1 यहां पर हमें मिलेगा। ठीक है, और एक A1 कहां पर मिलेगा, एक यहां पर मिलेगा, तो यहां से क्या करते हैं A1 कॉमन कर लेते हैं। तो अगर A1 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, A1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा C2 B3 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा B2 C3। ठीक है, फिर क्या करते हैं B1 चाहिए और भी माइनस B1 चाहिए, तो चलिए B1 कहाँ पर है, B1 अब देखिए B1 तो एक तो B1 यहाँ पर है और एक B1 कहाँ पर है, और एक B1 यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या करते हैं प्लस B1 कॉमन कर लेते हैं। तो जब B1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा A2 C3 और वहां से जब B1 कॉमन करेंगे तो माइनस C2 A3। ठीक है, अब जो बचा उसमें से हम क्या करेंगे C1 कॉमन करेंगे, तो प्लस हम C1 कॉमन कर लेते हैं, तो C1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा B2 A3 और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस A2 B3, माइनस क्या हो जाएगा A2 B3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए B2 C3 माइनस B3 C2 है और यहाँ पे क्या है B3 C2, मतलब उसका जस्ट अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो यही टर्म्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या करें, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो C2 A3
ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, पूरे में से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो a1 यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब माइनस कॉमन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें आएगा, ये पहले आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b2c3 माइनस c2b3। ठीक है, यहाँ से भी जब माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, अब देखिए चूंकि ये जो क्वांटिटी ना a2c3 माइनस c2a3, a2c3 माइनस c2a3, तो ये क्वांटिटी सेम लिखी है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस, अब ये हो गया b1। अब देखिए जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो यही निकल के आ जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2c3 माइनस c2a3। अब यहाँ पे क्या करना है, a2b3 पहले लाना है, नहीं a2b3 पहले आएगा, तो प्लस प्लस का c1 ये आ जाएगा a2b3 और माइनस b2a3। ठीक है, अब देखिए माइनस को अगर हम अंदर भेजते हैं तो ये टर्म्स पहले, मतलब जब माइनस को अंदर भेजेंगे, ठीक है, तो यही तो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा तो ये आ जाएगा भाई, यहाँ से अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। तो हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल लिया। अब ये चीज क्या लिखी है भाई, ये चीज क्या लिखी है, ये चीज यही डेल्टा ही तो लिखा है, तो ये क्या हो गया, लिखा है माइनस डेल्टा, और इधर क्या था, डेल्टा 1 था, तो डेल्टा 1 क्या हो गया, माइनस डेल्टा हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, यहाँ से प्रूफ होता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर हम किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो पहले की तुलना में उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर पहले प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और अगर पहले माइनस था तो अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर 3 निकल के आती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है कि इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब क्या है कि किन्हीं अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या है कि हर एक करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब 0 होगी। अब देखिए यहां से फायदा निकल रहा है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं होती तो आप क्या करते, प्रॉपर एक्सपैंड करते, फिर वहां से वैल्यू निकालते। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है तो एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, आप उसको देख के ही बोल देंगे कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेल्टा कोई डिटरमिनेंट ले लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2, अब a3 b3 c3, तो आप कह सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर a3 b3 c3 क्यों नहीं लिखा। तो इसने कहा कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, तो हम अब आप कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो पॉसिबल है नहीं कि जितनी भी पॉसिबिलिटी है मैं आपको एक एक करके दिखाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रो और थर्ड रो को क्या किया, मैंने मान लिया कि यह आइडेंटिकल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, मतलब ये एंट्री इसके सेम, ये एंट्री इसके सेम और ये एंट्री इसके सेम है। ठीक है, अब हमें ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर हम किन्हीं भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, इस डिटरमिनेंट में इस फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं और उस नए डिटरमिनेंट का नाम दे रहा हूं डेल्टा 1। ठीक है, तो डेल्टा 1 में क्या कर रहे हैं, डेल्टा 1 को में हम क्या कर रहे हैं कि R1 और R3 को, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इस थर्ड रो को कहां पे ले जाएंगे, इस थर्ड रो को ले जाएंगे यहाँ पे, तो a1 b1 c1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर a1 हो गया, यहाँ पर b1 हो गया, यहाँ पर c1 हो गया। चूंकि सेकंड रो के साथ तो कोई छेड़खानी कर नहीं रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो a2 b2 c2 लिख दिया। अब फर्स्ट रो को ले गए, थर्ड रो को ले गए फर्स्ट की पोजीशन पे, तो फर्स्ट रो को कहां पे ला रहे हैं, थर्ड की पोजीशन पे, यानी कि a1 b1 c1 हमारे पास यहां पर आ जाएगा। अब देखिए इसमें मतलब स्पेशल चीज क्या है कि चूंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम था, ठीक है, तो फर्स्ट रो को अगर हम थर्ड रो की पोजीशन पे लाते हैं और थर्ड रो को अगर फर्स्ट रो की पोजीशन में ले जाते हैं तो कोई अंतर तो होना नहीं है भाई। a1 b1 c1 यहाँ भी है, a1 b1 c1 यहाँ भी है, तो इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे लाएं, वहां पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं सॉरी सेकेंड प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट की थी वो क्या कहती है, वो कहती है कि जब हम दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो नया डिटरमिनेंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि ये निगेटिव हो, मतलब साइन चेंज होने का मतलब क्या है। अब अगर मैं डेल्टा 1 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं डेल्टा 1 की बात करूं तो डेल्टा 1 यहां से क्या हो जाएगा भाई, अगर यह डेल्टा था
तो इसके निगेटिव के बराबर नहीं हो जाएगा डेल्टा वन? ये बताइए भाई, अगर इसकी वैल्यू डेल्टा थी तो भाई ये तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रो को चेंज किया है तो डेल्टा वन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा वन और डेल्टा दोनों सेम डिटरमिनेंट लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम डेल्टा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 2 डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आप मैंने क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, आप किसी भी दो रो को इंटरचेंज करके देख लीजिएगा, हमेशा वैल्यू जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी दो रो या दो कॉलम आप आइडेंटिकल लेंगे, क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, उसको आप इंटरचेंज करेंगे। अब इंटरचेंज करेंगे तो जो दूसरा डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले का नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब चूंकि ये और ये भाई, इसका अगर हम आरएचएस देखें, इसका आरएचएस देखें, सेम लिखे हुए हैं, तो एलएचएस भी तो बराबर होंगे। तो डेल्टा वन डेल्टा के इक्वल हो गया, तो इधर हमने डेल्टा पुट कर दिया, तो 2 डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो वहां से डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, मतलब क्या है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी डिटर्मिनेंट के किसी नंबर के से अगर किसी कांस्टेंट के से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी क्या होता है, के से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे पहले हमारा डिटर्मिनेंट डेल्टा था, ठीक है, और हमने क्या किया, उसके किसी रो या किसी कॉलम में के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक नया डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो जो नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी कुछ नहीं बल्कि पहले डिटर्मिनेंट, अब मान लिया कि नया डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, डेल्टा वन है, तो कह रहा है कि जो डेल्टा वन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, के इंटू डेल्टा हो जाएगी। ये इस स्टेटमेंट का या इस प्रॉपर्टी का मतलब है। मतलब क्या किया कि जब हमने नया डिटरमिनेंट निकाला, तो अब हमें जैसे या तो अब इसके दो रूल हैं भाई, नया डिटरमिनेंट हमें डेल्टा वन निकालना है के से मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो या तो हम उसको एक्सपेंड करें, तो अब काफी लंबा जाएगा। तो अगर हमें प्रॉपर्टी मालूम है तो क्या कर सकते हैं कि हमें पुराने डिटरमिनेंट डेल्टा की वैल्यू मालूम थी, अब हमने क्या किया, उसमें सिंपली के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने बता दिया कि जो नया डिटरमिनेंट है के से मल्टीप्लिकेशन के बाद किसी रो या किसी कॉलम में उसकी जो वैल्यू होगी वह के इंटू डेल्टा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके कहने का मतलब है। अब चलिए इसको भी वेरीफाई करते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास डेल्टा इतना है, अब हम किसी भी रो किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी रो में देखी थी उनको अप्लाई करके, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि सेकंड कॉलम में के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो के बी वन, के बी टू, के बी थ्री, अब क्या होना चाहिए, डेल्टा वन इक्वल टू के डेल्टा आना चाहिए। तो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो फिर ये मतलब अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो डेल्टा वन इक्वल टू के डेल्टा आना चाहिए। तो डेल्टा वन की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ए वन, अब आप लोग साइन वाइन जान गए होंगे, तो ए वन इसको छोड़े के बी टू सी थ्री, तो ये हो जाएगा के बी टू सी थ्री, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा के बी थ्री सी टू, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस के बी वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, हो जाएगा ए टू सी थ्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए टू सी थ्री माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए थ्री सी टू आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, प्लस सी वन, अब सी वन तो ए टू के बी थ्री यानी कि के ए टू बी थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के ए टू बी थ्री माइनस के ए थ्री बी टू, क्या आ जाएगा, के ए थ्री बी टू। देखिए प्रॉपर्टी आपने सिंपली याद कर ली, ठीक है, आपको याद है, लेकिन आपको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे अब एग्जाम में तो आ सकता है वेरीफाई करने को, क्या मुश्किल है, ऐसा क्वेश्चन जल्दी आता नहीं वेरीफाई करने के लिए। लेकिन जब आप वेरीफाई करते हैं किसी चीज को ना, तो उस चीज की फीलिंग्स आती है आपके अंदर कि हाँ ऐसा यहाँ पे हो रहा था। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक बार वेरीफाई कर ली, भाई आप इसको याद कर लेंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएं, लेकिन आप अगर इसको वेरीफाई करके खुद से देखेंगे कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो गारंटी कि उस चीज को आप कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं सोचता हूं कि आप लोगों को इसको वेरीफाई करना चाहिए खुद से, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ के है यहाँ के है, तो के पूरी एंट्री से हम कॉमन कर लेंगे। तो जब के कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए वन, यहाँ से के कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा बी टू सी थ्री और माइनस बी थ्री सी टू, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ से भी के कॉमन है तो बी वन ए टू सी थ्री माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए थ्री सी टू आ जाएगा। यहाँ से भी के कॉमन है तो क्या बचेगा, सी वन, अब यहाँ से के कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा ए टू बी थ्री और माइनस ए थ्री बी टू, ठीक है। ये इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए,
अब ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या इतना नहीं आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो A1 ब्रैकेट में क्या आएगा B2C3 और माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 और माइनस A3C2 और प्लस C1 A2B3 और माइनस A3B2। तो ये डिटरमिनेंट इस डेल्टा के इक्वल एक क्वांटिटी नहीं लिखी है, तो ये क्या हो गया यहाँ से K इंटू डेल्टा हो गया, और ये हमारे पास क्या है डेल्टा 1 है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर किसी एक रो या अभी केवल एक रो है, अब ऐसा नहीं कि आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। केवल एक रो या एक कॉलम में, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी कांस्टेंट के से, तो उसकी जो नए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो पहले डिटर्मिनेंट का k टाइम्स हो जाती है, मतलब पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू में हमें k से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ रही थी और हमने क्या किया, उसके किसी एक रो या एक कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो जो नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 10 इंटू 3 यानी कि अब 30 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा यूज है भाई, आपको नया डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको पुराने डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता होगी, उसमें सिंपली k से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो वहां से हमें नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 की। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है जिसमें हमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो ये है कि जब हम मैट्रिक्स में से कोई चीज कॉमन लेते थे, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ एंट्रीज लिखी हैं यहाँ पर, मान लिया ABCD है, ठीक है। अगर हमें यहाँ से कुछ कॉमन लेना होता था तो हम कब कॉमन लेते थे, जब वो, तो उसको कॉमन लेने के लिए यहां से भी कॉमन निकलता था, यहां से भी निकलता था, यहां से भी निकलता था, यहां से भी निकलता था, ठीक है, इतना आपको याद है भाई। अगर हमें मैट्रिक्स से कोई चीज कॉमन लेनी होती थी तो उसके हर एक एंट्री से वो चीज कॉमन आती थी, तभी हम उस चीज को कॉमन ले सकते थे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास लिखा है 3 6 9 12, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। हमने क्या किया, उसके हर एक एंट्री से उस चीज को कॉमन लिया है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट लिखा है 2 क्रॉस 2 का, 3 है, 6 है, 1 है, 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम केवल इस रो से ही 3 को कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस केस में हर एक एंट्री से कॉमन निकालते हैं या किस केस में केवल एक रो या एक कॉलम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैट्रिक्स है तो जब कोई एलिमेंट कॉमन लेंगे उस मैट्रिक्स से तो उसके हर एक एलिमेंट से कॉमन लेंगे, और डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट के केस में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम किसी एंट्री को कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रो से हमने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हमें बात करनी है प्रॉपर्टी नंबर 5 की, ठीक है। मैंने इसको प्रॉपर लिख दिया है जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। मतलब क्या है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके कोई रो या किसी कॉलम के कुछ एलिमेंट्स या उस कॉलम के या उस रो के सभी एलिमेंट्स 2 या 2 से ज्यादा टर्म एलिमेंट्स के सम के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस डिटर्मिनेंट को अलग अलग ऐड के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो फाइनली डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वह प्रीवियस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगी। कैसे समझते हैं इसको, तो देखिए यहां पर जैसे इसका जो फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट्स जो यहाँ पर क्या है, ये 2 एलिमेंट का सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो या तो सभी के सभी एलिमेंट सम हो या तो कुछ एलिमेंट हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कह रही है प्रॉपर्टी, क्या कह रही है, प्रॉपर्टी कह रही है कि आप क्या करो, इसको डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लो। मतलब क्या है कि पहले हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, फिर यहाँ पर प्लस था तो लगा दिया प्लस, फिर क्या किया हमने λ1 λ2 λ3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर सम के रूप में लिखा है कोई रो या कोई कॉलम, तो उसको हम अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने एक्चुअली इसका जो वेरिफिकेशन है वो, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहा है। जैसा मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया 1 2 3 2 5 4 0 1 3, तो अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
किसी भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को दो सम के रूप में लिख दें। तो मैंने क्या किया, इसके सेकंड रो को जैसे जो 2 5 4 था, तो 2 को लिख दिया 1 + 1, 5 को लिख दिया 2 + 3 और 4 को लिख दिया 2 + 2। अब अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो हमने क्या किया कि फिर इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लिया, 1 2 3, फिर क्या किया 1 2 3 2, इसको फिर 0 1 3 प्लस 1 2 3, फिर क्या किया 1 3 2 और फिर 0 1 3। ठीक है, अब हमने क्या किया कि पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली प्लस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। तो यहां से क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिए। मतलब क्या है कि अगर सम के रूप में है ना, तो अगर एक्सपैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर नंबर्स है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फंक्शंस यहाँ पे लिखे होते तो थोड़ा दिक्कत होती, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, एक प्रॉपर्टी नंबर 6 है और ये लास्ट प्रॉपर्टी है। क्या कहती है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी कोई जैसे कोई डिटरमिनेंट आपके पास दिया गया है और आपने क्या किया कि उसके किसी रो में किसी दूसरे रो का के टाइम्स मतलब किसी दूसरे रो में के से मल्टीप्लाई करके क्या किया, आपने उस रो में ऐड कर दिया। तो ये कह रहा है कि उससे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, ith रो में, जैसे मैट्रिक्स में हमने से देखा था, वहां पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करते थे इस तरीके से। ith रो में क्या कर रहे हैं कि पहले jth रो में k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको ith रो में ऐड कर रहे हैं, तो ith रो चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार ith कॉलम में क्या कर रहे हैं, jth कॉलम में पहले k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको ith कॉलम में ऐड कर रहे हैं, तो हमें कुछ नया ith कॉलम मिल जाएगा। तो कह रहा है कि अगर इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हम कॉलम का ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए रो का कॉलम का। तो C2 में मैं क्या कर रहा हूँ, C2 में C2 + K C3 कर रहा हूँ। मतलब पहले K में C3 में K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसको C2 में ऐड कर रहा हूँ। तो मान लिया कि हमारे पास नया डिटरमिनेंट Δ1 हो गया। तो Δ1 क्या होगा, देखिए पहले कॉलम में तो कोई छेड़खानी कर नहीं रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे A1 A2 A3। ठीक है, अब क्या यहाँ पर है C2 में चेंज कर रहे हैं। तो अब मैंने बताया था कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख लीजिए, भाई C2 क्या है, C2 हमारे पास है B1 है B2 है B3 है, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और फिर K C3, तो C3 में K से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K C1 हो जाएगा, यहाँ पर K C2 हो जाएगा, यहाँ पर K C3 हो जाएगा। तो जो C2 का जो अब पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा B1 + K C1, यहाँ पर क्या आ जाएगा B2 + K C2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा B3 + K C3। ठीक है, अब इस थर्ड कॉलम को ऐसे लिख लेना है क्योंकि उसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया C1, यहाँ पर हो गया C2 और यहाँ पर हो गया C3। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी कह रही है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे देखिए। अब अभी हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पर यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैंने क्या कहा था, प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहा था कि अगर कोई भी रो या कॉलम जो है कि सभी या कुछ एलिमेंट्स, अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, तो उन्हें हम अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में अलग कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं A1 फिर A2 फिर A3, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया B1 B2 B3, हमने इस टर्म को एक साथ ले लिया, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया C1 C2 और C3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस भैया प्रॉपर्टी, अब इसके आगे लिखेंगे कि बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5, फिर A1 A2 A3, तो यहाँ पे A1 हो गया, यहाँ पे A2 हो गया, यहाँ पे A3। अब देखिए B1 B2 B3 लिख दे तो K C1 K C2 K C3 बचा, तो यहाँ पर क्या करेंगे K C1 और K C2 और यहाँ पर K C3। ठीक है, फिर C1 C2 C3। अब इसमें केवल डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाना है और आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। फिर इसको हमने लिख, अब देखिए ये क्या लिखा है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारे पास डेल्टा ही तो लिखा है, तो हमने यहाँ पर डेल्टा लिख लिया प्लस। अब अभी मैंने कहा था कि डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम से कोई मतलब कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं। तो इसके सेकंड कॉलम में देखिए K से मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने क्या किया, इस K को यहाँ से बाहर कर लिया। ठीक है, तो K टाइम्स, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 यहाँ पर हो जाएगा A2, यहाँ पर हो जाएगा A3, यहाँ पर हो जाएगा B1, यहाँ पर हो जाएगा B2, यहाँ पर हो जाएगा B3,
और यहाँ पर हो जाएगा C1, यहाँ पर हो जाएगा C2, यहाँ पर हो जाएगा C3, नहीं सॉरी, यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर क्या भाई K कॉमन लिए तो C1 C2 C3 ही तो आएगा यहाँ पर, C1 C2 C3, ठीक है। तो अब देखिए पहले हमने यहाँ पर जब इसको हमें अलग करना था हमने प्रॉपर्टी नंबर कौन सी अप्लाई की, हमने अप्लाई की प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि चूंकि सेकेंड रो में K से मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेकेंड रो को वहां से कॉमन कर वहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां से हम K को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हमने इसको अलग करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई की, फिर K कॉमन किया तो ये कौन सी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती थी कि इफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट K देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय K, ठीक है। तो हमने यहां से प्रॉपर्टी नंबर 4 के द्वारा K कॉमन कर लिया। अब देखिए हम यहां पर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स ऑफ आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के अगर कोई भी दो रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए C1 C2 C3 यहाँ भी है और C1 C2 C3 यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या है, दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा प्लस K इंटू 0, तो ये हो गया 0, यानी कि आ जाएगा डेल्टा प्लस 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, डेल्टा 1 की वैल्यू डेल्टा के बराबर आ गई, तो यहाँ से 6th प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज थी, वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज हमने कवर की। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती है, यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअली मैंने इसमें एग्जांपल्स नहीं कराया क्योंकि अगर मैं एग्जांपल्स भी कराता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो पहले आप लोग हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उसको वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब आप वेरीफाई कर लेंगे फिर हम जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो फिर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आप अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए क्योंकि भाई वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ नहीं आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा सा कंटेंट ला पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।